नमस्कार दोस्तों, टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विथ एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज के माध्यम से हम 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा आपके सामने करते हैं। आज हम इतिहास खंड में चौथा एपिसोड लेके आपके सामने आए हैं। इससे पहले के एपिसोड अगर अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लीजिए, जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में निस्संदेह रूप से सहयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हिस्ट्री का पहला प्रश्न आज का कौन सा है। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें उसके द्वारा की गई थी? इस पर आप विचार करिए और उसके बाद नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन है, सांप्रदायिक तनाव कम होने तक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों को बनाए रखना। दूसरा है, द्वैध शासन व्यवस्था का उन्मूलन और प्रांतों में प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना। तीसरा है, आंतरिक सुरक्षा और प्रशासन में गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों में कटौती। और चौथा है, सिंध को बंबई से और बर्मा को भारत से अलग करना। अब देखिए, साइमन कमीशन की बात अगर हम करें तो साइमन कमीशन जो कि 1927 में जब भारत आया था तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 का था उसी की समीक्षा की जाए, और उसी की समीक्षा करने के लिए 1930 में फिर से साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब इस रिपोर्ट में इसने अलग अलग सिफारिश की थी। उन सिफारिशों में क्या क्या था? तो उन सिफारिशों में यह था कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है सबसे पहले उसको समाप्त कर दीजिए। इसके बाद पृथक निर्वाचन मंडल जो है वो विभिन्न समुदायों के लिए तब तक बरकरार रखने की बात इसमें कही गई थी जब तक कि सांप्रदायिक तनाव कम ना हो जाता है। इसके अलावा संघीय ढांचे की बात की गई, यानी कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों रियासतों से मिलकर अखिल भारतीय संघ का एक निर्माण किया जाए। और साथ ही साथ गवर्नर की जो विवेकाधीन शक्तियां थी, यानी कि गवर्नर के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी कुछ क्षेत्रों में, जैसे जिनमें से कि आंतरिक सुरक्षा हो गया, पुलिस हो गया, या इसी तरह की अन्य प्रशासन से संबंधित जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसको कहा गया कि वो बरकरार रखी जाए। इसके अलावा द्विसदनी विधानमंडल की भी बात की जाए कि जहां तक संभव हो सके इसको भी बरकरार रखा जाए। और साथ साथ ये कहा गया कि वर्मा भारत से अलग किया जाए और बंबई से अलग करके सिंध का गठन किया जाए। तो ये प्रमुख बातें इसमें कही गई थी। तो इस लिहाज से अब एक एक करके जरा सा विचार करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला कथन आपका क्या था कि सांप्रदायिक तनाव कम होने तक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाए रखा जाए। तो यह बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा द्वैध शासन व्यवस्था का उन्मूलन और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, क्या यह सही है कि नहीं सही है? तो सही है। द्वैध सरकार व्यवस्था जो है उसका कहा गया था कि द्वैध शासन जो है उसको समाप्त कर दिया जाए, यानी द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया जाए। कहां से? प्रांतों से। तो द्वैध शासन व्यवस्था का उन्मूलन और प्रांतों में कैसी सरकार? प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना की जाए। तो यह भी सही है। फिर तीसरा कथन है आपका, आंतरिक सुरक्षा और प्रशासन में गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों में कटौती। कटौती की बात नहीं की गई थी, बल्कि क्या की गई थी कि विवेकाधीन शक्तियां जो है कुछ मामलों में बरकरार रखने की बात की गई थी। तो आपका तीसरा नहीं सही है। सिंध को बंबई से और साथ साथ वर्मा को भारत से अलग करना, तो यह भी आपका सही है। तो इस तरह से पहला, दूसरा और चौथा, कहां है पहला, दूसरा और चौथा विकल्प? तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। इस लिहाज से आपका यह विकल्प सही होगा। तो यही चीज यहां पर व्याख्या में भी कही गई है। ठीक वही चीजें जैसे द्वैध शासन का उन्मूलन, पृथक निर्वाचन मंडल, संघीय ढांचे को लेकर यही चीजें व्याख्या में आपको बताई गई हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपको दिख रहे हैं। पहला कथन है, ली आयोग की नियुक्ति। तो यहां पर ली आयोग को ध्यान देना है। ली आयोग की नियुक्ति भारत में उच्चतर सिविल सेवाओं के संगठन और स्थितियों की जांच के लिए की गई थी। दूसरा है, मुडिमन समिति। तो मुडिमन कमेटी से रिलेटेड बात दूसरी कही गई है। मुडिमन कमेटी का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु किया गया था। और तीसरा आपका लोथियन कमेटी से संबंधित है। तो ये 3 बातें आ रही हैं। लोथियन समिति की नियुक्ति भारत में ग्रामीण भूमि राजस्व प्रशासन में सुधारों की सिफारिश करने के लिए की गई थी। अब इन तीनों ही कमेटियों के बारे में अगर आपको पता है तो आप इसका उत्तर आराम से दे पाएंगे। अब देखिए, यहां पर जो 3 आयोग हैं, यहां पर आप देखिए इन आयोगों पर अलग अलग पहले तो विचार कीजिए। ली आयोग की बात करें तो ली आयोग बेसिकली इनका नाम ही था लॉर्ड ली, और इन्हीं के नाम पर ली आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1923 में। जो सुपीरियर सिविल सेवाएं थीं, जो सुपीरियर सिविल सर्विसेज थीं, उन पर एक रॉयल कमीशन के रूप में ये आयोग बैठाया गया था। यानी कि आईसीएस जैसे जो सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये था। तो ली आयोग की नियुक्ति भारत में उच्चतर सिविल सेवाओं के संगठन और स्थितियों की जांच के लिए की गई थी। यह कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा है मुडिमन कमेटी। मुडिमन कमेटी 1924 याद रखिएगा, जो 1919 का अधिनियम है उसकी समीक्षा के लिए मुडिमन कमेटी थी। और बेसिकली जो द्वैध शासन है
उससे संबंधित यहाँ पर बात हुई है। अलेक्जेंडर मुडिमन इसके अध्यक्ष थे। एक रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी थी, यानी कि सुधार जांच समिति इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर मुदिमन समिति का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए किया गया था। तो बिल्कुल ये भी सही आपका कथन हो जाता है, तो दूसरा भी आपका कथन सही है। इसके बाद तीसरा कथन है आपका लोथियन कमेटी से। तो लोथियन कमेटी बेसिकली 1932 में, यानी कि 1932 में, जो इसको इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी भी कहते हैं, यानी मताधिकार समिति भी इसको कहा जाता है, क्योंकि शासन में भारतीयों की जो भागीदारी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए जो चुनावी अधिकार और मताधिकार की समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब बाद में आप देखेंगे कि 1932 में जो कम्युनल अवार्ड है वो भी, उसका भी आधार ये तैयार करता है। तो लोथियन समिति की नियुक्ति भारत में ग्रामीण भूमि राजस्व प्रशासन और सुधारों की सिफारिश से नहीं है, बल्कि इसका संबंध किससे है? ये इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी थी। तो मताधिकार समिति इसका दूसरा नाम है। तो इसका मतलब कि ये वाला आपका गलत है। तो पहला और दूसरा विकल्प ए में है। तो इस तरह से आपका विकल्प कौन सा सही होगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए व्याख्या देख लीजिए। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की विफलता जब हुई, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रशासनिक और संवैधानिक मुद्दों को जांचने परखने के लिए समिति और आयोग की नियुक्ति करना शुरू किया। तो ली आयोग जो आपको दिखाई दे रहा है 1923, इसमें आधिकारिक तौर पर भारत में उच्चतर सिविल सेवाओं पर रॉयल कमीशन, जो बात मैंने आपको शुरू में ही कही, उसके रूप में इसको माना जाता है। और सिविल सेवाओं के संगठन और भर्ती की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। तो पहला कथन यहीं से आपका सही हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा था मुडिमन कमेटी 1924। ठीक, इसमें इसे सुधार जांच समिति, रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी, जो आपको शुरू में मैंने बताया। और बेसिकली इसका क्या था? तो 1919 के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए ही नियुक्त किया गया था, जिसमें कि यह देखना था कि बेसिकली ये संवैधानिक संशोधन, द्वैध शासन को समाप्त करने की मांग, जबकि बहुमत केवल मामूली परिवर्तन का सुझाव दिया। इसलिए दूसरा सही है। यानी कि मुडिमन कमेटी, इसमें थोड़ा सा आपको जटिल भाषा दिखाई दे रही होगी, सीधी तौर पर यही है कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए ही इसका गठन हुआ था। तो दूसरा भी कथन यही था, तो यह भी आपका सही है। लोथियन समिति की बात कर लें तो लोथियन वाला आपका इसलिए सही नहीं था क्योंकि लोथियन समिति मताधिकार समिति थी, जैसा कि भू राजस्व दिया था, तो उससे इसका संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है व्यापार विवाद अधिनियम। ठीक, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके तहत औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए जांच न्यायालय और परामर्श बोर्डों के अनिवार्य गठन की आवश्यकता थी। दूसरा है, इसके तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में हड़ताल की अनुमति दी गई, बशर्ते कि व्यक्तिगत कर्मचारी द्वारा 7 दिन की अग्रिम सूचना दी जाए। अब देखिए, इस दोनों कथन को आपने पढ़ा। बेसिकली यहां पर बात की जा रही है 1929 में, 1929 में जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है वो पारित किया गया था। अब यहां पर बेसिकली आप देखेंगे 1920 के बाद ही जो ट्रेड यूनियन आंदोलन जो चल रहा था, ट्रेड यूनियन के माध्यम से, वो काफी उसका उग्र इंपैक्ट दिखाई दे रहा था। अब उसकी शक्तियां ट्रेड यूनियंस की बढ़ गई थी और 1920 के बाद ही इसका, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसके माध्यम से इसका उग्र इंपैक्ट दिखाई देने लगा था। अब इस इंपैक्ट को ही कैसे कम किया जाए, उसके प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इसी के लिए ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो है वो लाया गया था। तो आप ये जानिए कि इसके तहत औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए जांच न्यायालय और परामर्श बोर्ड अनिवार्य गठन की आवश्यकता थी कि नहीं थी? तो बिल्कुल थी, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, ये दोनों जो है इसके तहत व्यवस्था की गई थी। और यह भी कहा गया था इसके तहत कि हड़ताल किसी भी तरह का अगर आप कर रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाने की बात इसमें कही गई थी। यानी कि सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित अगर कोई हड़ताल होती है, जैसे मान लीजिए रेलवे से संबंधित कोई हड़ताल हो गई, डाक से संबंधित हो गई, तार से संबंधित होगी, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, तो सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जो हड़ताल है उस पर पूरी तरह से रोक होगी। और जो इसमें मेंशन है दूसरे कथन में कि 7 दिन की अनुमति अग्रिम सूचना, तो बेसिकली वो 7 दिन नहीं है, 30 दिन की अग्रिम सूचना आपको देनी है। अगर उसके बिना अगर हड़ताल आप कर रहे हैं तो पूरी तरह से वो हड़ताल अवैध मानी जाएगी। तो 7 दिन की अग्रिम सूचना नहीं, बल्कि यहां पर क्या हो गया, 30 दिन की अग्रिम सूचना। तो आपका पहला कथन तो सही था, लेकिन दूसरा आपका सही नहीं है। तो इस तरह से आपका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प आपका ए सही होगा, क्योंकि पहला केवल सही है, यहां पर 30 दिन होगा। और यह भी कहा गया कि राजनीतिक हड़ताल तो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो है पारित किया गया था 1929 में, उसका उद्देश्य यही था कि जो ट्रेड यूनियन जो आंदोलन थे उसके इंपैक्ट को कम करने के लिए सारे उपाय किए गए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसकी व्याख्या में यही बात यहां पर आपको
बताई गई है। अगला है भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। आप जानते हैं कि 1881 में जो भारतीय कारखाना अधिनियम लाया गया वो बेसिकली क्यों लाया गया। अगर यही बात आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आप तुरंत फिल्टर कर लेंगे। चलिए फिलहाल विकल्प देखते हैं। सभी औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना। दूसरा है 12 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य करना। तीसरा 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बाल श्रम का विनियमन। और चौथा है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन तथा समान कार्य घंटे सुनिश्चित करना। अब देखिए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में जब आया था तो इसका उद्देश्य यही था कि जो बाल श्रम है यानी बच्चों से जो श्रम कराया जा रहा था उस समय उसको कंट्रोल किया जाए, उनकी सुरक्षा बेहतर की जाए, जहां पर खतरे वाली जगह है वहां पर बाड़े लगाई जाए। उनकी आयु को ध्यान में रखा गया और यह कहा गया कि 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु के बीच जो समस्या है उस समस्या का पहले तो समाधान किया जाए। और जो बच्चे 7 साल से छोटे हैं उनके तो काम करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध की बात कही गई। साथ साथ बच्चों के काम को 9 घंटे तक सीमित करने की बात कही गई। और यह भी कहा गया कि महीने में कम से कम 4 छुट्टियां अनिवार्य होंगी और खतरनाक मशीनों में बाड़े लगाए जाएं यानी कि सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए। तो इस तरह से सही विकल्प क्या हो गया, 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बाल श्रम का विनियमन यहां पर किया गया था। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 बेसिकली यही उसका लक्ष्य था। देखिए कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य रूप से बाल श्रम यानी 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच की समस्या से निपटता था। और ये इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम पर प्रतिबंध, बच्चों के लिए प्रतिदिन काम का जो समय है वो 9 घंटे तक निर्धारित किया गया, बच्चों को महीने में 4 छुट्टियां देना अनिवार्य किया गया और खतरनाक मशीनों को उचित रूप से बाड़ लगाकर बंद करना अनिवार्य किया गया। इसलिए विकल्प आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आलोचना करने वाले संपादकीय हेतु जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार के रूप में जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर या शिशिर कुमार घोष। तो देखिए यहां पर जो सही विकल्प है वो ये है कि एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो 1883 में 1883 में आप देखेंगे कि वो जेल जाते हैं। और जेल जाने वाले वो भारतीय पत्रकार इसलिए बनते हैं पहले क्योंकि उन्होंने जो समाचार पत्र था द बंगाली, उस बंगाली में एक संपादकीय लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ बातें लिखी कि जो बंगाली धार्मिक भावना है उसके प्रति वो क्या है, असंवेदनशील है। तो इसी आधार पर उनको जेल भेजा गया न्यायालय की अवमानना के आरोप में। तो इसका सही विकल्प क्या हो गया, विकल्प आपका बी होगा। ठीक है, एस एन बनर्जी देखिए 1883 में जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार बने। जिस घटना के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा वो क्या था, तो समाचार पत्र द बंगाली में प्रकाशित एक आक्रोशपूर्ण संपादकीय था। उस संपादकीय में उन्होंने क्या किया, तो कलकत्ता हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश थे, उनके निर्णय में बंगालियों की धार्मिक भावनाओं के प्रति ये कहा कि ये असंवेदनशील है और इसी बात के आधार पर इनको 4 से 5 मई 1883 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और जेल जाना पड़ा। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा आंदोलन 1918 से 1922 से संबंधित थे। विकल्प है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय और स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब देखिए यहां पर अगर आप थोड़ा भी अध्ययन आपका होगा तो आप जानते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो अखिल भारतीय किसान सभा जो कि लखनऊ में स्थापित हुई थी उससे संबंधित थे। तो 1936 में स्थापित हुई अखिल भारतीय किसान सभा, इसके पहले अध्यक्ष थे। बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और फिर प्रारंभिक रूप से मदन मोहन मालवीय भी इससे जुड़ गए थे। ये उत्तर प्रदेश किसान सभा आंदोलन जो 1918 से 1922 से संबंधित व्यक्ति हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि आपका विकल्प होगा यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, विकल्प बी, ये विकल्प आपका सही होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि संयुक्त प्रांत किसान सभा जो फरवरी 1918 में गठित हुई थी, बेसिकली इसके गठन में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ये तो प्रारंभिक रूप से थे, बाद में इसमें मदन मोहन मालवीय भी इनके संग जुड़ जाते हैं और बहुत जल्द जून 1919 तक आप देखेंगे कि इसकी 450 शाखाएं भी स्थापित हो जाती हैं। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश जो किसान सभा है इसकी 450 शाखाएं भी हो जाती हैं और अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है जिसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और बेसिकली वो बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन उनके द्वारा किया गया था और बिहार में जो बकाश्त भूमि होती थी उस बकाश्त भूमि को लेकर कांग्रेस के साथ उनका मतभेद भी था जो बाद में उजागर हुआ था। तो यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है,
यही बात यहां पर व्याख्या में भी आपको बताई गई है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत का पहला संगठित श्रमिक संघ था। दूसरा है, इसकी स्थापना 1890 में बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से हुई थी। अब देखिए, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की अगर बात करें तो यह भारत का पहला संगठित श्रमिक संघ था, यह कथन आपका बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1890 में बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से नहीं हुई थी, दूसरा कथन आपका सही नहीं होगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना 1890 में तो हुई थी, लेकिन नारायण मेघाजी लोखंडे, ठीक है, NM लोखंडे जिनको कहते हैं, भारतीय श्रमिक आंदोलन के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है, तो उनके द्वारा किया गया था, तो इसलिए यहां पर यह सही नहीं है। और भारत का पहला संगठित श्रमिक संघ औपचारिक रूप से श्रमिक आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, तो इसलिए आपका यहां पर कथन कौन सा सही है? केवल पहला सही है, तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा यहां पर। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, व्याख्या यही है कि बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना नारायण मेघाजी लोखंडे ने की थी, जो कि भारतीय श्रमिक आंदोलन के जनक भी इनको कहा जाता है। लोखंडे का ये जो संघ था भारत का पहला संगठित श्रमिक संघ था, इसलिए आपका पहला कथन सही था। दूसरा सही इसलिए नहीं है क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का योगदान अलग अलग तरीके से है। वो जो है वो अन्य जैसे मराठा हो गई, उनकी साथ साथ उनकी पत्रिकाएं हो गई केसरी और मराठा, उसके माध्यम से ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में हड़ताल के लिए उन्होंने अभियान चलाया, और भी बहुत तरीके से, चाहे श्रमिक हो, कारीगर हो, किसान हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, उसको शामिल करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया। लेकिन यहां पर उनका योगदान इस कथन के अगर आलोक में देखेंगे तो इसकी स्थापना से संबंध उनका नहीं था, यानी कि बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना से तिलक का संबंध नहीं था। अगला है अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस के संबंध में अब इन कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, इनमें प्रमुख रूप से ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन को लक्षित किया गया था। दूसरा है, इसमें मदन मोहन मालवीय के द्वारा विधिक बचाव के कारण अरविंद घोष को निर्दोष पाया गया। अब देखिए, यहां पर अगर देखें आप अलीपुर षड्यंत्र केस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कब हुआ था अलीपुर षड्यंत्र केस, तो 1908-9, ठीक, ये इसका ईयर याद रखिएगा। और इस किससे संबंधित है? तो ये कलकत्ता की अनुशीलन समिति से इसका संबंध है। बेसिकली अरविंद घोष, बारेंद्र घोष की गिरफ्तारी इसी में हुई थी, अलीपुर षड्यंत्र केस में ही। इसको माणिक टोला बम षड्यंत्र भी कहा जाता है, माणिक टोला बम षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, और मुरारी पुकुर षड्यंत्र भी कहा जाता है। और ढाका अनुशीलन समिति की जहां तक बात है तो ढाका अनुशीलन समिति का संबंध जो है वो बेसिकली पुलिन दास से है और बुर्रा डकैती से उसका संबंध है। और ये दूसरा कथन ये दिया जा रहा है, जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा विधिक बचाव किया गया, अरविंद घोष को निर्दोष पाया गया, तो ये बचाव बेसिकली मदन मोहन मालवीय के द्वारा नहीं बल्कि CR दास के द्वारा किया गया था। तो देखिए, यहां पर ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन को लक्षित किया गया था अलीपुर षड्यंत्र केस में, ये नहीं है, ठीक है। और दूसरा भी आपका नहीं है, क्योंकि अलीपुर षड्यंत्र केस बेसिकली जो कलकत्ता की अनुशीलन समिति है उससे इसका संबंध है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत हो गया आपका, तो यहां पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। तो अलीपुर षड्यंत्र केस 1908-9, इसको माणिक टोला बम षड्यंत्र, मुरारी पुकुर षड्यंत्र भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इसका संबंध किससे है? तो कलकत्ता अनुशीलन समिति जो वहां वाली है उससे है। अब ये जो भी क्रांतिकारी गतिविधि कलकत्ता अनुशीलन समिति के द्वारा की गई, उसी के लिए अलीपुर षड्यंत्र केस में उनके ऊपर केस चला। अब इसमें अरविंद घोष और साथ साथ बारेंद्र घोष सहित पूरे अनुशीलन समिति ग्रुप के जो मेंबर्स थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी, ठीक है। वहीं पर ढाका अनुशीलन समिति की जब बात आती है तो ढाका अनुशीलन पुलिन दास के नेतृत्व में गठित हुई थी। यह भी एक क्रांतिकारी संगठन थी और इसका संबंध बुर्रा डकैती से था, जो कि 1908 में ही हुई थी। इसलिए आपका पहला कथन सही नहीं है। दूसरा यह है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष को रिहा कराने के लिए कानूनी बचाव CR दास के द्वारा किया गया था, चितरंजन दास के द्वारा किया गया था, अरविंद घोष, जबकि आपके कथन में क्या दिया गया है? मदन मोहन मालवीय दिया गया है। तो दूसरा भी आपका गलत हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, लोक सेवाओं पर एचिसन समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की गई थी? लोक सेवाओं में एचिसन समिति, ठीक है। आपका पहला कथन है अनुबंधित और अनुबंध रहित सेवाओं के बीच अंतर को समाप्त करना। दूसरा है इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष करना। तीसरा है सिविल सेवा का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ शाखाओं में वर्गीकरण। तो देखिए, लोक सेवाओं पर जो एचिसन समिति है, बेसिकली अगर इसको आप देखेंगे तो ये 1886 में बनी थी। कब बनी थी?
1886 में। ठीक, और ये एचिसन समिति जो बनी थी ये किसके समय बनी थी ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये डफरिन के समय में बनी थी, लॉर्ड डफरिन था इसमें। और इसमें यह कहा गया था कि जो लोक सेवाएं हैं, कांग्रेस चूंकि बहुत समय से मांग कर रही थी कि न्यूनतम और अधिकतम एज को लेकर, तो उसी के आधार पर यहां पर जो सिविल सर्विसेज थे उसमें यह कहा गया कि इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो होगी वो इंग्लैंड में होगी, साथ साथ जो प्रांतीय सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में होगी और अधीनस्थ सिविल सेवा की परीक्षा भारत में होगी। साथ साथ इसमें एज की भी बात कही गई थी, न्यूनतम एज पर भी बात चल रही थी और अधिकतम एज को बढ़ाकर जो है 23 वर्ष किया गया था। तो यहां पर देखिए अनुबंधित और अनुबंध रहित सेवाओं के बीच अंतर को समाप्त करना भी इसमें शामिल था। तो पहला कथन सही है। इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष करना यह भी सही है। सिविल सेवा का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ शाखाओं में वर्गीकरण यह भी सही है। तो आपका तीनों कथन सही होगा और इस लिहाज से अगर आप देखें तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। तो 9वां का विकल्प आपका क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे यही चीज आपकी व्याख्या में भी दी गई है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में गठित अकाल आयोग की नियुक्ति किस वायसराय के काल में हुई थी? अकाल आयोग का गठन यहां पर देखिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन? तो सबसे पहले तो इसका ईयर आपको मालूम होना चाहिए कि कब यह अकाल आयोग बना था। तो बना था 1878 में। और क्रोनोलॉजी अगर आपको पता है यह कार्यकाल किसका है, तो यह कार्यकाल लॉर्ड लिटन का है, क्योंकि लॉर्ड लिटन का कार्यकाल क्या है? 1876 से लेके 1880 तक। तो इस कार्यकाल में यही थे, 1878 में यह बना था। तो इसमें रिचर्ड स्ट्रेची अध्यक्ष थे और अकाल आयोग ये था। तो इस तरह विकल्प आपका विकल्प बी सही हो गया। देखिए, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में गठित अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में हुई थी। इस काल में 1876 से 78 में भयंकर अकाल पड़ा था। इस दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे और लिटन का कार्यकाल क्या है? 76 से लेकर 80 तक है। अब इनके समय में, इसी समय जो है इसकी बहुत सारी और भी चीजें हुई थी। जैसे 1878 का अकाल आयोग इनके प्रशासन की महत्वपूर्ण घटनाओं में एक है। इसमें मुख्य रूप से आप देखें तो मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पंजाब को प्रभावित करने वाले जो भी अकाल पड़े थे उसकी जांच के लिए इसको नियुक्त किया गया था। इसलिए विकल्प आपका बी सही है। तो मेन आपको ये याद रखना है कि ये जितने भी अकाल बने, अकाल से संबंधित आयोग बने या सिंचाई आयोग बना, वो सारे किसके समय है, वो क्रोनोलॉजी आप क्लियर होनी। चलिए अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? विकल्प ए भक्ति पर, विकल्प बी मूर्ति पूजा और यज्ञ पर, विकल्प सी प्रकृति पूजा और यज्ञ पर, या विकल्प डी प्रकृति पूजा और भक्ति पर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।